से सवाल करते हैं जिसके जरिए आपको प्रदेश में जारी विकास कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। आज भी कुछ ऐसा ही खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश के विदिशा में होने जा रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात विदिशा से कार्यक्रम करने जा रहा है। इस खास आयोजन में कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्र के विशेषज्ञ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से जनता को बताएंगे कि वो सभी विदिशा के विकास में कैसे अपना योगदान दे रहे हैं। और सीधा रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी पूजा वहां पर मौजूद हैं। ओवर टू यू पूजा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज बात होगी मध्य प्रदेश की विदिशा से। भारत के प्राचीन नगरों में शुमार विदिशा जिला कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। जितना प्राचीन और जितना ऐतिहासिक विदिशा जिला है, उतनी ही समृद्धशाली यहाँ की परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है। और विदिशा जिला के लोग आज भी यहाँ की संस्कृति को अपने भीतर संजोए हुए हैं। महाशिवरात्रि हो या नवरात्रि, तानसेन महोत्सव हो या भगोरिया महोत्सव, विदिशा जिला की संस्कृति पूरी दुनिया भर में अपनी खुशबू बिखेरती है। आज बात विदिशा जिला की उसी धरती से होगी, विदिशा के विकास को लेकर, विकास में आ रही चुनौतियों को लेकर और संभावनाओं को लेकर। आज हमारे साथ कुछ ऐसे खास लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे जिन्होंने विदिशा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे विदिशा जिला विकास के नए आयामों को स्थापित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बात विदिशा से। और हमारे अगले पैनलिस्ट को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, अब्दुल हकीम मंसूरी जी। सर, आप प्लीज मंच पर आए। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ड्रीम सिटी गंजबसौदा से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अब्दुल जी का। और ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। हजारों लोगों के घर के सपनों को पूरा करने में अब्दुल हकीम मंसूरी अपना योगदान दे रहे हैं। आज विदिशा जिले के गंजबसौदा में बेहतर सुविधा वाले सपनों के आशियाने लोग आसानी से खरीद पा रहे हैं। और ये सब मुमकिन हो पा रहा है अब्दुल हकीम मंसूरी के जरिए, जो आज प्रॉपर्टी व्यापार का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। कम दामों में लोगों को सभी सुविधाओं से युक्त आशियाना देना ही इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जिससे हर किसी को उसके सपने के घर में रहने का मौका मिल सके। यही वजह है कि अब्दुल हकीम मंसूरी का ये कदम आज हजारों लोगों की जिंदगी में खुशियां ला रहा है। तो जोरदार तालियां अब्दुल हकीम मंसूरी जी के लिए। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आनंद जैन जी को। सर, आप प्लीज मंच पर आए, बुके देकर हमारे दोनों पैनलिस्ट का स्वागत करें। और देखिए, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये आखिरी पैनल है, लेकिन इस पैनल में भी रियल एस्टेट के मुद्दे को लेकर बात होगी, जिस बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, हर व्यवसायी की अपनी राय होती है। तो मयंक जी की क्या राय है, क्या चुनौतियां हैं और क्या आगे का प्लान है, वो मयंक जी बताएंगे। और इसी के साथ अब्दुल जी भी हमें बताएंगे कि उनके अपने क्षेत्र में क्या चैलेंजेस रहे हैं। जोरदार तालियां प्लीज हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए। ओवर टू यू आसिफ। धन्यवाद पूजा। और दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मयंक शर्मा जी हैं और अब्दुल हकीम मंसूरी साहब हैं। हम उन दोनों से सवाल करेंगे। पहला अब्दुल साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। स्किल्ड की बात हो रही है, तो आप कितने स्किल्ड हैं, आप कितने एक्सपीरियंस हैं, और उस स्किल और एक्सपीरियंस का वो निचोड़ कैसे प्रॉपर्टी के सेक्टर में लोगों को उसका फायदा मिल रहा है? मैं हमारे भाई की राय से कुछ सहमत हूँ, कुछ मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। कोई बात नहीं सर। जहाँ तक बात आती है स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। मैं माइंडसेट को आगे रखता हूँ। मैंने देखा है कि स्किल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो हम एम्प्लॉय पैदा करने की बात करते हैं, जो हमारा सिस्टम काम कर रहा है। एम्प्लॉयर पैदा करने की बात नहीं करते हम। जब तक कि आपके पास माइंडसेट नहीं होगा, आप स्किल में अगर आप आगे निकल भी जाते हैं तो आप जॉब ढूंढेंगे कि मैं अच्छा डॉक्टर तो हूँ लेकिन हॉस्पिटल चाहिए मुझे, मैं अच्छा टीचर तो हूँ, मुझे स्कूल चाहिए। अभी आप देखिए, जैसे स्प्रिंगफील्ड के जो ऑनर हैं, एजुकेशन फील्ड से बिलोंग नहीं करते थे वो, लेकिन उनके पास एक माइंडसेट था। स्किल सेट में वो डिफरेंट फील्ड में थे, लेकिन माइंडसेट से उन्होंने सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉय दिया, मतलब जो भी एक रहा। तो मेरी राय यह है कि अगर जितनी आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमारे युवा को माइंडसेट पे बात करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में छोटी छोटी बातें करते हैं हम लोग, बोल करते हैं बासुदा में क्या होगा, सरोज में क्या होगा, विदिशा में क्या होगा। लोग सोचते नहीं कि देश में क्या होगा, दुनिया में क्या कर सकते हैं। दुनिया के समोसे हमारे इधर आके बिकते हैं पिज़्ज़ा और बर्गर के नाम से, और हमारे समोसे, कचौड़ी, पोहा क्यों नहीं जाता?
क्योंकि हम उससे बाहर जाते ही नहीं, सोचना ही नहीं चाहते। हम बहुत अच्छा पोहा बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं है हमारे पास वो वाला। तो हमें इस वक्त सरकार को भी और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी, और मैं बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, मैं पिछले 3-4 साल से दे रहा हूँ। और ये मैंने सीखा है, जब मैं दूसरी बिजनेस ट्रेनिंग लेकर के आया, मैंने लाखों रुपये खर्च किया। तकरीबन बिजनेस ट्रेनिंग में 25 लाख रुपये मैं अपने ऊपर खर्च कर चुका हूँ मेरी टीम के साथ, उनकी टीम के साथ। तो मैंने जाना कि माइंडसेट ज़्यादा बड़ी चीज़ है और ज़रूरत की चीज़ है। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है बड़े माइंडसेट की, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो पूरी दुनिया पे क्यों छाए हुए हैं। वो डब्ल्यू लगाते हैं आके वर्ल्ड वाइड, हम लोग क्षेत्र लगाते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है विदिशा से, हम सोचते हैं विदिशा से चीज़ें खत्म होती हैं, विदिशा से शुरू होती हैं, वर्ल्ड तक जाती हैं। ये सोच पैदा लाना पड़ेगी हमें। तो स्किल से आगे मैं माइंडसेट को रखता हूँ। थैंक यू। अब्दुल जी, माइंडसेट भी मुझे लगता है तभी बनता है जब इंसान के अंदर स्किल्स होती हैं। स्किल्स होंगी तभी माइंडसेट क्रिएट कर पाएंगे कि हम ये भी कर सकते या हैं। फिर माइंडसेट करने के बाद स्किल्स कर लीजिए, ये भी है। मैं आपसे ये पूछता हूँ सर, बसौदा में कई प्रोजेक्ट्स अपने चल रहे हैं, कई चीज़ें चल रही हैं, बसौदा या विदिशा भी। इसके साथ साथ फ्यूचर प्लान क्या है सर? अब कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? और अगर किसी को प्रॉपर्टी संबंधी कोई परेशानी है तो अब्दुल साहब उसके हकीम कैसे बन सकते हैं और कैसे बन रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। अंत का सवाल आपने शुरू में कर लिया, थोड़ा सा मैं अटक गया हूँ। होना ये चाहिए था कि मेरी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है, मेरे काम की शुरुआत कहाँ है और उसका अंत क्या होगा, लेकिन मैं अंत से भी शुरू करूँगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि रियल इस्टेट की एक बर्निंग प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है। MP के मार्केट की बात करूँ या देश के बाज़ार की बात करता हूँ, तो यहाँ पर रियल इस्टेट को ऑर्गेनाइज वे में नहीं अभी यूज़ किया जाता। हम देखते हैं कि जूता बनाने की कंपनी भी ऑर्गेनाइज हो गई है, तेल की कंपनीज भी ऑर्गेनाइज हो गई, लेकिन रियल इस्टेट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है जो अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो इसमें एक परेशानी है कि जिसका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से रियल इस्टेट प्रोजेक्ट स्टक हो जाते हैं। और जैसे अभी मेरे भाई ने, प्रियांक जी ने बताया कि हम 10% का बाईबैक का ऑफर देते हैं। हमारी कंपनी 15% का पहले से दे दी रही है और अभी भी हमें बाईबैक नहीं मिलता। मैं करीब 80 लाख फुट एरिया को डेवलप कर चुका हूँ अभी तक, और करीब मल्टीपल हम लोगों ने 40। ये कंपटीशन वैसे आम आदमी के लिए अच्छा है, वो 10% कहेंगे, आप 15%। नहीं, मैं अलग फील्ड में हूँ, वो विदिशा से है, मैं गंजबासौदा और उधर के एरिया में हूँ। विदिशा में हमारा काम नहीं, मुझे अगर पैसे लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए, बासौदा और विदिशा की। नहीं, उनका प्रोजेक्ट अच्छे हैं, ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मतलब हम लोग अलग नहीं, हम एक ही फील्ड के लोग हैं। हम एक दूसरे के हैंड ताली बजाइए इस पर, ये अच्छा है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को समझा कि रियल एस्टेट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डेटा मैनेजमेंट, और इसकी वजह से प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। इन्वेस्टर्स में, लैंड ओनर्स में और डेवलपर में प्रॉब्लम आ जाती है, इन्वेस्टर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कस्टमर में प्रॉब्लम आती है, मटेरियल के जो कॉस्ट अंदाज की जाती है उतनी उससे ज़्यादा लग जाती है। तो इससे ये बदनाम सेक्टर हो गया और लोग डरते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैंने इस प्रॉब्लम को उठा करके अभी एक पिछले 3 साल से रियल एस्टेट IT कंपनी बनाई रियल एस्टेट फील्ड के लिए, जो इसको डेटा मैनेजमेंट प्लस एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, और उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले राउंड में हमें कुछ अवार्ड्स भी उसमें मिले हुए हैं भास्कर की तरफ से, और अभी भी हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। तकरीबन 60-70 लोगों की एक टीम है जो पिछले 3 साल से इस पर काम कर रही है, और जल्दी ही आप रियल एस्टेट क्षेत्र के, इंडियन रियल एस्टेट क्षेत्र को बदलते हुए देखेंगे। ये हमारी कोशिश है। अब्दुल जी, भोपाल में भी आप कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी हैं, उस बारे में भी आप बताएं। देखिए, आपने भोपाल में, अगर आप भोपाल का नाम लिया है तो पीपल्स मॉल आप लोगों ने देखा होगा, और एक अच्छा बड़ा नाम है। उसकी भी वही प्रॉब्लम थी कि डेटा मैनेजमेंट मिस्टेक से फंड सही अलोकेट नहीं हो पाया और प्रोजेक्ट अटक गए। तो फिर हम लोगों ने वो कुछ 400 फ्लैट्स की कुछ हाई राइजेस थी हमारी, तो मैंने एक दूसरे ग्रुप के साथ उसको कोलैबोरेट किया और रियल एस्टेट के उस हाई राइज प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और मैं इस टाइप के 8 प्रोजेक्ट, जो डेट प्रोजेक्ट है जिसका मैनेजमेंट मिस्टेक या फंडामेंटल मिस्टेक को तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे कि डेटा मैनेजमेंट मिस्टेक, इसी के मैनेजमेंट मिस्टेक होती है। तो मैंने जब इसको समझा, और पिछले विगत 10 सालों में मैंने 8 ऐसे प्रोजेक्ट जो डेड हो गए थे किसी कारणों से। अभी रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वो जो ड्रीम सिटी का आप बार बार नाम ले रहे हैं, ये भी 2016 तक स्टक प्रोजेक्ट था, और आज मध्य प्रदेश में उसका नाम है। अफोर्डेबल हाउस के अंदर हमें एमिनेंस अवार्ड मिला हुआ है, और अभी रिसेंटली हमें जो मिला हुआ है मध्य प्रदेश इतने अवार्ड लिए हुए हमारे अमित जी की मेहनत से कि मुझे नाम भूल जाता हूँ। ये हमने वो चीज़ सीखी विगत 4 सालों में ट्रेनिंग में। तो मैं चाहता हूं कि हमारे युवाओं को वो चीज़ सिखाई जाए। मैं इसके विरोध में नहीं था, वो बात हमारी गलत डायरेक्शन में चली गई। हाँ, मैं चाह रहा था कि हाँ, एंकर का काम वही है सर, कुछ मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए या कोई अंडरस्टैंडिंग, वो दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट किया है भोपाल में, बाकी यहाँ पर मैंने 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं। मैंने रियल एस्टेट की बर्निंग प्रॉब्लम को समझा, और अब मैं उसके सॉल्यूशन में
रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्दी आप उस चेंज को देखेंगे। बहुत शुभकामनाएं सर उसके लिए आपको। अब्दुल जी, कई प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया, बताया कई अवार्ड्स आपने जीते हैं, लेकिन इतने सब काम करते हुए आपका फेवरेट क्या रहा? कौन सा प्रोजेक्ट आपका बहुत मनपसंद रहा और ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या है? पूजा के पिता से पूछना कौन सा बच्चा फेवरेट है आप? पता नहीं जवाब क्या आएगा। एक मुश्किल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। हालांकि मैं कहूँगा कि ये ग्रोइंग पीरियड में रहता है। आप जब आप शुरुआती दौर में कोई काम शुरू करते हैं तो आपके इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तो शुरू के ही होते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत कम जानते हैं चीज़ों को, तो धीरे धीरे आप सुधार करते जाते हैं। तो मैं सिंपल ही बोलूँगा कि जो सबसे लास्ट मेरे प्रोजेक्ट होते हैं तो मैं अपना उसमें बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जो रिसेंटली जो लास्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो ड्रीम सिटी आप जिसका नाम ले रहे हैं, इसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली पूरा प्रोजेक्ट हमने जब उसको, हमारे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट रेरा के रजिस्ट्रेशन से पहले आ चुका था और हम उसको सेल्फ सोल्ड कर चुके थे, लेकिन हमारी टीम ने बैठा कि सर हमें एक ब्रांड बिल्डिंग करना है और हमें इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा हमें डिलीवर करना चाहिए। तो अभी मल्टी CR के पूरे डेवलपमेंट दोबारा से प्लान किया और रोड्स डाले, नालियाँ बनाई, सब काम दोबारा से हम लोगों ने जो बन चुका था हम पहले उसे दे चुके थे, डिलीवर कर चुके थे। तो इससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि लोग 10 साल बाद या 5 साल बाद ये बोलते हैं। अभी हम लोगों ने, मैंने बोला कि 15% के बाईबैक का ऑफर के साथ जब हमने सेल्स किया तो हम बुला रहे हैं कॉल करके कि आप आइए, आपने अगर वापस करना चाहते हैं, उनको नहीं, हमें नहीं देना। मतलब सर ड्रीम सिटी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये कह सकते हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट में इसको ड्रीम सिटी को इसलिए नहीं बोलूँगा कि ये मेरे पुराने 10 साल पुराना प्रोजेक्ट था, लेकिन रिसेंटली मैं अभी एक जो बिल्कुल जिसे मैं हार्ट टचिंग बोल सकता हूँ, पैराडाइज के नाम से एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं हम। मैं अपनी पूरी जितनी भी स्किल्स डेवलप की हैं, जो क्षमताएँ हैं, उन सबको, मेरा होम टाउन है सिरोंज, 50 एकड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं हम लोग। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि वो नेचर से कनेक्टेड प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। उसमें मतलब बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है कि हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे या कितना रखेंगे। हम चाहते हैं कि एक नया रास्ता लोगों को समझ में आए कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, लिविंग लाइफ स्टाइल कैसी होना चाहिए। तो वो मैं मानता हूँ कि अभी अब जो हम प्रोजेक्ट आने वाला है, उम्मीद है कि वो ड्रीम सिटी का अभी जो हमारा माइलस्टोन है, इसको भी तोड़ के आगे जाएगा। ठीक, एक सपना देखा, उसका नाम ड्रीम सिटी, और दिल से बनाया, तो एक हार्ट सिटी भी सर लाइएगा कुछ बढ़िया सा, जो दिल से बनी हुई एक सिटी। अब्दुल जी, जब आप पढ़ रहे थे तब सोचा था ये आशियाने लोगों को डिलीवर करेंगे या कुछ और सोचा था, और फिर किस तरह की दिक्कतें आई? और आज जो युवा देख रहा है, 2 तरह का युवा है, एक नौकरी करना चाहता है, एक नौकरी देना चाहता है, तो दोनों को आप क्या मैसेज देंगे? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है मुझसे और मैं इसके लिए आपका दिल से आभारी हूँ। चूँकि जब मैं इसी जो माइंडसेट की जो मैंने बात की थी, तो शुरू के 10 साल तक, पहली बात तो मेरी फॉर्मल एजुकेशन से मैं बच गया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं फॉर्मल एजुकेशन से बच गया, क्योंकि इस फ्रेम में जब आदमी डल जाता है ना, तो नौकरी पाने की जुगाड़ में लग जाता है। तो ये मेरा अपना नज़रिया है। तो शुरू के 10 साल तक मैं छोटे छोटे कामों को देखता रहा कि कैसे भी करके मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा। मुझे लगता था कुछ बड़े की संभावनाएं नहीं है, बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा करना बड़े लोगों का काम है, अलग लोग होते हैं, अलग दुनिया के लोग होते हैं। वो हमें बचपन से सिखाया ऐसे गया था, समझाया ऐसे गया था, हमारे आसपास के माहौल में ऐसा समझाया गया था कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। मतलब ये चीज़ें हमारे दिमाग में बिठा दी गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे ऐसी बन गई थी। लेकिन शुरुआती 10 साल मैंने निरंतर मेहनत की, और 4-5 साल जब ज़्यादा मेहनत की तो कुछ एक बंदे से मेरा साथ मिला। उन्होंने कहा कि आप पढ़ने की आदत डालो। तो मैंने पढ़ने की आदत से मेरे कमाई का क्या ताल्लुक है? फिर उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ो तो सही, मेरी वजह से पढ़ो, मेरे लिए पढ़ो। मैंने किसी की नहीं पढ़ा और नतीजा ये निकला कि मेरे नए द्वार खुले जब से मैंने लर्निंग बढ़ाई अपनी। और जब से मैं लर्निंग मोड में आया तो मैंने जाना कि अगर आप अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाते हैं, छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, तो आप भविष्य में वो कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। मतलब आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, मतलब ये मेरी कल्पनाओं के परे था, और मुझे लगता है कि अभी ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि मेरा अभी जो भी मेरे पास पोटेंशियल बाकी है, मेरे साथ इस वक्त जो टीम साथ है और जिस तरीके से मैं अपने काम कर रहा हूँ, भविष्य मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। तो मैं युवाओं को ये एक संदेश देना चाहूँगा कि वो कभी भी अपने आप को छोटा मेज़र ना करें। वो अंदाज जो उनके आसपास का माहौल है, मैं अभी कहीं पर ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैं जनरली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे छोटे फील्ड में ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती। मैं एक बात जानता हूँ कि जितने भी बड़े लीजेंड निकले हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में ही निकले हैं। बड़े शहर उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, निकले वो हर छोटी जगहों से। कोई किसी गांव से निकला है, कोई किसी बस्ती से निकला है, कोई कुछ छोटा टाउन से निकला है, बस वो गए थोड़े आगे हैं। तो हर युवा के लिए मैं ये एक संदेश दूंगा कि वो अपने जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसे एंड पॉइंट ना बनाएं, वो आगे बढ़ें, आगे जाएं और कुछ जीवन में सफलता पाएं। ठीक, कुएं के अगर मेंढक हो गए, राजा बन गए,
तो फिर आप कुएं के ही हैं, समंदर अभी बाकी है। समंदर में आइए, सीखिए बड़ी मछलियां कैसे बना जाता है और फिर बड़ी मछली बन के छोटों को खाइए मत, उनको हेल्प करिए, उनकी मदद करिए। और ये इसीलिए ये मंच है जहां पर हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपनी फील्ड में कामयाब हैं, जिन्होंने उस जिले मध्य प्रदेश को विकास में योगदान दिया है। उनकी बातों से आपको कुछ सीखने को मिले, उनकी बातों से आपको प्रेरणा मिले, यही हमारी एकमात्र कोशिश है, हमारा मकसद है। बहुत धन्यवाद है आपका मयंक जी, अब्दुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल के लिए अपनी राह बनाते हैं, और सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं और उनको सच करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिशें करते रहना हमारा काम है। यकीनन एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और नहीं भी पहुंच सके तो एक्सपीरियंस, अनुभव जो आज हैं वो बेहतर होंगे आज से। और बहुत शुक्रिया सारे पैनलिस्ट का अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राजीव त्रिपाठी जी को। सर आप प्लीज मंच पर आए, सेल्स हेड हैं जीएमपीसीजी के। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे जितने भी पैनलिस्ट अभी इस वक्त मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए, उन सभी को फेलिसिटेट करने का ये समय है। अब्दुल हकीम मंसूरी जी प्लीज आप मंच पर आए। सेम फील्ड से हैं लेकिन अलग अलग अनुभव हैं और अलग अलग राय रही दोनों की, लेकिन कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, मकसद एक ही था कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कैसे लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नए आयामों को स्थापित कर सकते हैं, ये हमें अब्दुल हकीम जी ने भी बताया। मैनेजिंग डायरेक्टर है ड्रीम सिटी गंज बसौदा के। जोरदार तालियां अब्दुल हकीम जी के लिए भी प्लीज उन्हें सम्मानित करें। और तालियां देखिए बजती रहनी चाहिए, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए।